द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 791 संकट में तितली। काल ने नीचे हाथ बढ़ाया और क्रिसलिस को उठाया। ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन स्टील की तरह कठोर और चिकना था। वह अभी भी इसे नहीं देख सकता था, लेकिन इसे अपने हाथ में लेकर वह जादू महसूस कर सकता था। जो कुछ भी विकसित हो रहा था उसने खुद पर अदृश्यता डाल दी होगी। तुम्हें क्या मिला? लोर्ड्स ने पूछा। किसी तरह का क्रिस्टल। मुझे लगता है कि यह एक कोकून हो सकता है। हालांकि ये निश्चित रूप से संकटग्रस्त प्राणी है और कठोर खोल में काटने के निशान हैं, काल ने समझाया। प्राणी अभी भी पीड़ा में था, लेकिन काल को नहीं पता था कि क्या करना है। हालांकि लोर्ड्स के पास कुछ विचार थे। पहले उसने उस पर उपचार मंत्र डाला, फिर उसमें कुछ मैना स्थानांतरित किया। इससे काल को एक विचार आया। उसने रेमी के मैना और सहनशक्ति औषधि में से एक निकाला और उसमें क्रिस्टल डाल दिया। क्रिस्टल दिखाई देने लगा और शक्ति के साथ चमकने लगा, क्योंकि इसने औषधि को इतनी तेजी से अवशोषित किया कि काल को आयतन और भौतिकी के काम करने के तरीके के बारे में जो कुछ भी पता था वह बता गया। फिर पूरी औषधि की बोतल गायब हो गई और काल को अपने मन में एक नई उपस्थिति महसूस हुई। एक छोटी, भयभीत उपस्थिति। क्या हमें एक नया भाई या एक नई बहन मिली? थोर ने पूछा। मुझे ईमानदारी से कोई जानकारी नहीं है। यह अभी तक नहीं निकला है। हर कोई नए कब्जे वाले मानसिक स्थान को देख रहा था, क्योंकि यह बदलना शुरू हो गया था। अंतरिक्ष में एक अलौकिक सुंदरता वाला एक पूरा पत्थर का शहर बनना शुरू हो गया और एक बोतल में क्रिस्टल को एक छोटे पत्थर की वेदी के साथ जमीन से ऊपर उठा दिया गया। कुछ ही क्षणों बाद बोतल टूट गई, क्योंकि क्रिस्टल पिघलना शुरू हो गया और फिर खुद को एक नए रूप में बदल लिया। 1 मीटर चौड़े पारदर्शी पंखों वाली एक तितली और एक असंभव नीले रंग का शरीर जो क्रिस्टल के आकार का था। प्राणी इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह खुद को कहाँ पाता है और क्यों उसके जैसे स्थानों में अन्य लोग उसे घूर रहे थे। हरा वाला मित्रवत लग रहा था, इसलिए तितली ने उसे फूल बना दिया और उसे रिक्त स्थानों के बीच अवरोध के माध्यम से भेज दिया। ओह, यह एक भ्रम है। एक ठोस भ्रम। सुंदर, धन्यवाद। थोर ने तितली को धन्यवाद दिया। काल ने प्राणी के आंकड़ों की जांच की। ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई। विकसित अवस्था नव अंकुरित। रैंक अधिपति। विकसित अवस्था नव अंकुरित। रैंक अधिपति। जन्मजात प्रतिभा भ्रमकारी क्षेत्र। ज्ञात मंत्र अदृश्यता भ्रमकारी क्षेत्र। जादूगर के पास या जादूगर के रैंक के अनुसार 20 मीटर व्यास से बड़े नहीं एक अलग स्थान में एक ठोस भ्रम पैदा करता है। भ्रम को नुकसान प्रभाव को अस्थिर करता है। लोर्ड्स अधीरता से काल को देख रहा था, स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। ये खुद ही मेरे मानसिक स्थान पर चला गया, या शायद मैंने अवचेतन रूप से ऐसा किया। किसी भी तरह से यह अब वहाँ है। सिस्टम कहता है कि यह एक ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई है, उसने समझाया। लोर्ड्स ने उसे एक पल के लिए घूर कर देखा। तुम्हारे पास अब एक तितली है, एक ओवरलॉर्ड रैंक जो भ्रम का उपयोग कर सकती है। काल ने सहमति जताई। कौशल। कौशल मास्टर चार्ट सक्रिय। कौशल अदृश्यता में एक रैंक का सुधार हुआ है। राय ने उस संदेश को देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैं और यह छोटी तितली अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं। थोर को इस बारे में यकीन नहीं था। मुझे लगता है कि यह बाहरी दुनिया से बिल्कुल डरता है। इसके पास कोई लड़ाकू क्षमता भी नहीं थी, कोई हमला करने का मंत्र नहीं, कोई जहर नहीं, कोई अंग नहीं। यह मांस भी नहीं खाता था। ये बढ़ती भूख के साथ थोर के पौधों को देख रहा था। थोर ने तितली को घास के कुछ लंबे पत्ते दिए जिन्हें वह घूर रही थी, और तितली ने धीरे धीरे उन्हें कुतरना शुरू कर दिया। खैर, एक तरह से पौधे क्रिस्टलीय शरीर में बस सोखते हुए लग रहे थे, जिसमें कोई मुंह वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। लोर्ड्स ने भौहें सिकुड़ी। केवल एक समस्या है। क्या आपने ग्लासविंग इल्यूजनरी तितली के जीवन काल पर विचार किया है? तुम्हारा क्या मतलब है? लोर्ड्स ने भौहें सिकुड़ी। ठीक है, वे बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन विकसित होने के 12 घंटे बाद वे ऊर्जा से बाहर हो जाते हैं और मर जाते हैं। वे कैटरपिलर के रूप में प्रजनन करते हैं। यह असुविधाजनक था। काल को पता नहीं था कि अगर किसी स्थान पर कोई जानवर बुढ़ापे से मर जाता है तो क्या होगा। लेकिन अभी के लिए तितली खुशी से खा रही थी और उसके स्थान पर नकली शहर सुंदर था। काल को कोई कारण नहीं दिख रहा था कि तितली इतनी जल्दी क्यों मर रही है। वह स्वस्थ और खुश दिख रही थी, अपने स्थान पर भोजन कर रही थी, स्थान की शक्ति को सोख रही थी, और वह व्यावहारिक रूप से जीवन शक्ति से भरपूर थी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो जीने के लिए 12 घंटे चिल्ला रहा हो। काल को ब्लैक एल्फ ग्रास की एक मानसिक छवि मिली जिसे तितली खा रही थी, और उसने सोचा कि क्या ये केवल खुशी की अभिव्यक्ति थी या कोई स्पष्टीकरण। क्या ये संभव था कि वयस्क होने पर वह केवल वही भोजन पचा सकती थी जो विलुप्त हो गया था? थोर इसे एक कालकोठरी से वापस लाया था जो सुदूर अतीत में स्थापित थी। थोड़ी देर बाद तितली घास के लंबे ब्लेड पर सो गई और उसके नए घर का भ्रमपूर्ण क्षेत्र थोड़ा अवास्तविक होने लगा।
थोर की दो प्रतियां इधर उधर घूम रही थीं, एक ब्रह्मपूर्ण ग्रामी किताब पढ़ते हुए औषधि बना रही थी और एक पंख वाला शून्य बेजर आसमान में उड़ रहा था, जो अब बहुरंगी घूमते हुए धुएं से भरा हुआ था। अरे, ये निजी संपत्ति है। काल के पीछे से किसी ने चिल्लाया, जो अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं से पूरी तरह विचलित था। अचानक अंतरिक्ष में दुनिया उनके चारों ओर थी और भयभीत तितली ने बचाव के लिए दो हॉक्स और एक रे बनाया था। छोटी तितली, शांत हो जाओ, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाला है। तुम अपने भ्रम को अपने सुरक्षित स्थान में वापस ला सकते हो। काल ने फुसफुसाया। भ्रम जल्दी से फीका पड़ गया और तितली फिर से सो गई, अपने भ्रमपूर्ण शहर का सपना देख रही थी। इसके लिए क्षमा करें, भ्रम तत्व पालतू मुझसे दूर चला गया। हम तुरंत आपके समुद्र तट से चले जाएंगे। काल ने माफी मांगी। फिर उसने समूह पर अदृश्यता डाली, जिससे घर का मालिक कुछ भी नहीं देख पाया। ये कौशल भविष्य में बहुत मज़ेदार होने वाला था। जैसा कि यह निकला, अदृश्य लक्ष्य एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन कोई और उन्हें नहीं देख सकता था। काल ने समूह को शहर में वापस ले जाया, इससे पहले कि उस हिस्से के मालिक क्रोधित दानव हाइपरवेंटिलेटिंग को रोक पाते। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि जैसे ही दुनिया बदली और राक्षस प्रकट हुए, उसे तुरंत परलोक भेज दिया गया। जब तक वह होश में आया, वे जा चुके थे और उसे एहसास हुआ कि उसने समूह को ठीक से नहीं देखा था। अगर उसे पता होता कि वे कौन हैं, तो वह उनसे बात करके अपने जीवन के कई साल डरा देता। जब उसे बैकअप मिल गया, वे व्यस्त सड़कों पर चले गए और काल ने जल्दी से जादू छोड़ दिया, इससे पहले कि कोई व्यक्ति उनसे 5 गुना बड़े पैदल यात्री द्वारा कुचल दिया जाता। कालकोठरी इंतजार कर सकती थी, अब उनके पास करने के लिए काम थे। अध्याय 792 ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई। डेविस उन्हें घर से इतनी जल्दी वापस देखकर चौंक गया। कालकोठरी को पूरी तरह से खाली करने के लिए यह समय पर्याप्त नहीं था। एक गिल्ड कूलडाउन टाइमर है और जानवर भी इसे ट्रिगर करते हैं, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। लेकिन हमने थोड़ा चक्कर लगाया और एक दिलचस्प चीज़ पाए। काल ने विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि दुकान में एक ग्राहक था, एक युवा योद्धा जिसकी शर्ट पर किसी तरह का बैज था। काल ने अनुमान लगाया कि यह एक नियोक्ता टैग था, जो कंपनी के कर्मचारियों को चिन्हित करता था। लड़के के पास गिल्ड टैग नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ल थी जिसने ऐसी चीज़ें देखी थीं जो ज़्यादातर किशोरों ने नहीं देखी थीं। यह एक ऐसी शक्ल थी जिससे काल परिचित था। वह मानसिक गणना कर रहा था, इसलिए वह सस्ती अंगूठी खरीदने में सक्षम था। काल ने देखा कि अब केस में आरोही रैंक की लकड़ी की अंगूठियां थीं, साथ ही कमांडर भी। लेकिन लोरोस कल काल द्वारा उन्हें जो सिखाया गया था, उससे बहुत अलग दिशा में चला गया था। युद्ध के रूनों के बजाय उसने कार्यात्मक शिलालेख बनाए थे जो आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम आंकड़ों में अच्छी तरह से अनुवादित हुए थे। सफाई की अंगूठी अंगूठी के चारों ओर एक भंवर बनाता है जो 5 मीटर दूर से ढीले मलबे और धूल को खींचता है। ठीक है, शायद वह एक छोटा सा टुकड़ा गिराने या लगातार अपने स्थान की सफाई करने के बाद निराश हो गई थी, लेकिन उसके बाद अन्य कार्यात्मक भी थे। रिफिल की अंगूठी 1 लीटर से कम आकार के कंटेनर को पानी से भरती है। सफाई की अंगूठी उपयोगकर्ता को सिर से पैर तक पानी के घूंघट से धोती है। वे उन लोगों के लिए महंगे थे जो आरोही रैंक वेतन कमाते थे, लेकिन एक साहसी या कारवां गार्ड के लिए उनमें से कुछ शानदार रूप से उपयोगी होंगे। वह एक शक्तिशाली दानव नहीं थी और शहर में किसी को भी आरोही रैंक पर युद्ध कौशल की वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वे उपयोगी वस्तुएं जीवन को इतना बेहतर बना देंगी कि उनमें से कुछ को कर्मचारियों के लिए या यात्रा पर रखना इसके लायक था। एक युवा जादूगर अकादमी के वस्त्र पहने हुए आया और उस केस की ओर भागा जहां युवा योद्धा खड़ा था। फिर वह मुस्कुराया और रिफिल की अंगूठी की ओर इशारा किया। अच्छा सर, उस अंगूठी की कीमत कितनी है? उसने पूछा। आरोही रैंक के कार्यात्मक आइटम 2 सोने के सिक्के हैं, डेविस ने समझाया। ये वास्तव में एक साधारण कार्यकर्ता के लिए बहुत अधिक था, लेकिन छात्र मुस्कुराया और सिर हिलाया। यदि आप चाहें तो कृपया, मैं वह अंगूठी ले लूँगा। लड़के ने काउंटर पर चांदी के सिक्कों के ढेर रखे और डेविस ने 2 सिक्के वापस उसे दे दिए। आपने गलत गिनती की, प्रिय ग्राहक। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। लड़के ने काल को उसकी ओर देखते हुए देखा और मुस्कुराया। मैं एक अर्थ एलिमेंटल जादूगर हूँ और हमें अकादमी में अपने साथ एक छड़ी के अलावा कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं पानी का जादू नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं पढ़ाई करते समय खुद के लिए एक पे बना सकता हूँ। काल मुस्कुराया। आप बहुत जल्द लोकप्रिय हो जाएंगे। काल द्वारा विस्तार से बताने तक लड़का उलझन में था। तुम अकेले नहीं हो जो पानी का जादू नहीं कर सकते, है न? लेकिन तुम कब बना सकते हो और उन्हें भर सकते हो। छात्र मुस्कुराया और दुकान से बाहर भागा, अपने नए आइटम को दिखाने के लिए अपने स्कूल की ओर वापस चला गया। संभवतः वस्तुओं पर प्रतिबंध का उद्देश्य छात्रों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना था, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त संसाधन या कौशल हैं तो आत्मनिर्भरता हमेशा एक विकल्प थी। काल महिलाओं के साथ सीढ़ियों से ऊपर गया और तीसरी मंजिल के लाउंजिंग रूम में कई बड़े कुशन में से एक पर बैठ गया।
राय ने इतने सारे कुशन बनाए थे कि उन्होंने यहाँ सजाने की कोशिश भी नहीं की। जो कुछ भी फिट हुआ वह कुशन, तकिए और दीवारों के साथ बुककेस थे जो अभी भी निराशाजनक रूप से खाली थे। उसे घर के लिए पुस्तकों की खेप मंगवानी होगी। ठीक है, तुमने कहा कि एक तितली है। चूंकि वे लंबे समय तक नहीं टिकते, क्या तुम हमें ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई दिखा सकते हो? लोड्स ने उम्मीद से पूछा। एक फड़फड़ाता हुआ प्राणी उसके सामने आया और कमरे में इधर उधर भागता हुआ फिर लोड्स के फैले हुए हाथों पर बैठ गया। काल देख सकता था, आत्मा ऊर्जा की कमी से, कि यह एक भ्रम था। लेकिन थर्मल इमेजिंग और हर दूसरे मानक से ये वास्तव में वास्तविक प्रतीत हुआ, क्योंकि लोड्स ने धीरे से उसके क्रिस्टलीय शरीर को सहलाया। बहुत सुंदर, उसने फुसफुसाया। भ्रमकारी तितली ने लोड्स पर एक चमकदार धूल छिड़की जिसे उसके पंखों ने कमरे के चारों ओर फैला दिया, और काल ने असली ग्लासविंग तितली की झुंझलाहट को महसूस किया, क्योंकि उसके स्थान में ऊर्जा का स्तर गिर गया लेकिन बाकी सभी का ऊर्जा स्तर बढ़ गया। वास्तव में आपका विकास आपके लिए परेशानी भरा है। काल ने जानवर को सांत्वना दी, क्योंकि वह फिर से शांत हो गया। न केवल भोजन ढूंढना कठिन था, बल्कि जब वह उत्तेजित होता तो वह अपनी सीमित ऊर्जा को बहा देता। यदि वह अपने स्थान पर नहीं होता, खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम होता, तो केवल ऊर्जा का वह ढेर उसे विकास के बाद इस प्रारंभिक चरण में अपंग बना देता। इस तरह काल को संदेह होने लगा कि ऐसा नहीं था कि तितली का जीवनकाल स्वाभाविक रूप से छोटा था, बल्कि यह एक अजीब तरीके से विकसित हुआ था और यह बाहरी दुनिया में जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। क्रिस्टलीय खोल से बाहर निकलने के बाद जीवित रहने के लिए इसे भारी मात्रा में मैना इनपुट और विशिष्ट खाद्य पदार्थों की आवश्यकता थी। हालांकि यह अपने क्लोन के साथ संपर्क महसूस कर सकता था। प्रीस्टेस द्वारा इसकी पीठ को सहलाना बहुत आरामदायक था और जल्द ही तितली फिर से सो गई, जबकि क्लोन कमरे में इधर उधर घूमता रहा। हर बार जब उसे कुछ रोमांचक लगता तो वह मैना से भरी धूल की एक छोटी सी लहर छोड़ता। लेकिन मैना की धूल पूरी तरह से नकारात्मक पहलू नहीं थी। धूल के बिखरने के साथ कमरे में मैना का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और यह वातावरण में नहीं फैल रहा था। एट नोवेल्बन एट इसके बजाय ये जादुई प्राणियों और सिस्टम उपयोगकर्ताओं के विकास के लिए एक आदर्श विश्राम कक्ष बना रहा था जो अपने आसपास से जादू को अवशोषित कर सकते थे। उदाहरण के लिए काल, जिनके जानवरों के स्थान अब तेजी से गुणवत्ता में बढ़ रहे थे क्योंकि अब नया सदस्य उनके साथ जुड़ गया था। दाना और अन्य भी तेजी से बढ़ रहे थे, उनके पास अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मैना था। सबसे अधिक संभावना है कि इस क्षमता का उद्देश्य एक घोंसला बनाना था, एक सुरक्षित स्थान जहां ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई अपनी इल्यूजनरी डोमेन क्षमता को निष्क्रिय किए बिना आराम कर सकती थी। अध्याय 793 घर को घर बनाना। काल ने बटरफ्लाई के अंतरिक्ष में इल्यूजनरी डोमेन को सोते हुए देखा और अन्य लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया ताकि वह बड़ा और मजबूत हो जाए और उसका जीवन छोटा न हो, जैसा कि लोड्स के अध्ययनों में कहा गया था। खैर, उनमें से अधिकांश। राय उसे मज़ेदार विचार फुसफुसा रही थी क्योंकि उन्होंने सपनों की दुनिया को प्रभावित किया था। वर्तमान में बटरफ्लाई की दुनिया में राय क्लोनों की पीठ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ था जिससे विशाल तितली के पंख उगाए जिससे मकड़ियां उड़ सकीं। ग्लासविंग इल्यूजन बटरफ्लाई ठोस भ्रम पैदा कर सकती थी, लेकिन काल को यकीन नहीं था कि राय जितनी बड़ी कोई चीज़ सपनों की दुनिया में जिस तरह से उड़ती थी उसी तरह से उड़ सकती है। हालांकि उसे 100% यकीन था कि इससे बच्चों को बुरे सपने आएंगे। बीच बीच में तितली को अजीब और काल्पनिक चीजों के सपने आते थे जो उसने देखी हुई दुनिया के सीमित हिस्से पर आधारित थे। फिर अपनी नींद के 1 घंटे बाद जैसे ही लोड्स को यकीन हुआ कि वह आखिरकार छोटी लाइब्रेरी में बनाई गई चमकदार गुलाबी कैरा को पकड़ लेगी, छोटा कमरा एक विशाल शहर के दृश्य में बदल गया जिसमें तकियों का ढेर एक महल के टॉवर की तरह लग रहा था। उनके चारों ओर खिड़कियां थीं और काल अपने चेहरे पर हवा महसूस कर सकता था। कमरे में मैना का स्तर दूसरों के लिए लगभग दम घोंटने वाला था और काल उनकी बेचैनी को महसूस कर सकता था। हालांकि लोड्स अभी भी बदले हुए कमरे के चारों ओर भ्रम का पीछा कर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वह थोड़ा खोजबीन करेगा और देखेगा कि इल्यूजन डोमेन क्या कर सकता है। जिस कमरे में वे थे उसमें केवल एक ही दरवाज़ा था, लेकिन जब काल ने उसे खोला तो उसे बाहर गिल्ड हाउस का गलियारा मिला। डेविस एक ग्राहक से बात कर रहा था, प्रशिक्षुओं को दुकान में काम करते हुए सुना जा सकता था और गार्ड बाहर अपने स्टेशन पर बेकार की बातें कर रहे थे। स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि किसी को भी इस कमरे में हो रहे बदलावों के बारे में पता था और उनमें से किसी को भी ओवरलॉर्ड रैंड की शक्ति की अत्यधिक मात्रा का एहसास नहीं था जो उपयोग में थी। स्थान काफ़ी उन्नत हुआ। क्लास स्किल का उपयोग करें। होम बाय एन। होम एक बार उपयोग कौशल। पैकमास्टर किसी लक्ष्य स्थान को अपना स्थायी घर बना सकता है जिससे स्थान में सुधार होने पर उसे विभिन्न बोनस मिलते हैं। होम स्थान को समय समय पर बदला जा सकता है लेकिन कभी भी निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। काल ने निर्णय लेने से पहले कुछ सेकंड के लिए संदेश को देखा। वे अब यहाँ थे और जब उन्होंने यात्रा करने की योजना बनाई तो ये स्थान उनका था। ये घर था, कम से कम निकट भविष्य के लिए। होम स्थान चुना गया। अपग्रेड किया गया विस्तारित भ्रमपूर्ण स्थान।
अपग्रेड किया गया गिल्ड बैंक एक्सेस के साथ पंजीकृत गिल्ड शॉप। अपग्रेड किया गया बुनियादी सुरक्षा प्रणाली बोनस लागू किया गया। 1 सुधारित रिकॉल होम लोकेशन पर वापस लौटने पर रिकॉल स्पेल कम देरी से सक्रिय होगा। 2 मनोरंजन के लिए एक भ्रमपूर्ण स्थान को जोड़ने से होम लोकेशन के भीतर मैना रिकवरी में 20% तक सुधार होता है। काल ने महसूस किया कि परिवर्तन प्रभावी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य मैना रिकवरी, जिसने सभी जानवरों को उनके स्पेस में आने वाले प्रवाह पर खुशी से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। स्पेस धीरे धीरे बेहतर होते गए क्योंकि जानवरों ने अपनी शक्ति को परिष्कृत करने के लिए प्रदान किए गए मैना का अधिकांश हिस्सा इस्तेमाल किया। लेकिन अतिरिक्त 20% के साथ स्पेस को खुद ही एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल रहा था। काल नीचे उतरा और महसूस किया कि वह भ्रमपूर्ण क्षेत्र को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। इस तथ्य को छोड़कर कि वह तितली के अद्वितीय जादू के हस्ताक्षर को महसूस कर सकता था। उसने चुपचाप देखा कि स्टोर में 2 लोग अपने ग्राहकों के साथ समाप्त हो गए। फिर मिक ने झाड़ू ली और फर्श को साफ करना शुरू कर दिया, हालांकि यह पहले से ही लगभग बेदाग था। केयरटेकर जो को गर्व होगा, जिसके बारे में बात करते हुए वह कहाँ थी? काल ने अपनी इंद्रियों को फैलाया और पाया कि सफाई के प्रति जुनूनी राक्षस रस्सी से लटका हुआ है, खिड़कियों के बाहरी हिस्से को साफ कर रहा है। महल के सामने घर के पूर्वी छोर पर स्थित खिड़कियां नहीं खुल रही थीं, इसलिए उसने रेमी या किसी बेहतर जल जादू वाले व्यक्ति से उन्हें साफ करने के लिए कहने के बजाय उन्हें हाथ से चमकाने का काम अपने ऊपर ले लिया। अरे, उड़ने के लिए जगह है, काल के मन में कैरा ने खुशी मनाई। ये सही नहीं लगा। काल वापस ऊपर की ओर भागा और पाया कि शून्य बेजब भ्रमपूर्ण कमरे की खिड़की से उड़कर नकली शहर में चला गया था। लोट्स उसके ठीक पीछे थी और वह टॉवर की खिड़की से नीचे उतरकर अपने द्वारा बनाई गई बेल की सीढ़ी से नीचे उतरी थी। तलाशने के लिए एक पूरा जादुई शहर था और लोट्स जानना चाहती थी कि हर जादुई पौधा क्या है। ये तथ्य कि यह सब एक भ्रम था और इसमें से कुछ भी वास्तविक नहीं था, लोट्स के लिए मायने नहीं रखता था। ये सब नई चीजें थीं, लेकिन कैरा ने जादू की एक सीमा का पता लगा लिया था। वे 70 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं हो सकते थे, अन्यथा आप एक अदृश्य अवरोध से टकरा जाएंगे जिसके आगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह मंत्र की अधिकतम सीमा थी, और जबकि ऐसा प्रतीत होता था कि आप पूरे शहर का पता लगा सकते हैं, इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एक समय में सक्रिय हो सकता है। ये हॉक के लिए एक निराशा थी क्योंकि उसका शरीर पहले से ही बहुत बड़ा माना जाता था। अगर वह अकेले उड़ रहा होता तो उसके चारों ओर 70 मीटर की दूरी ठीक होती, लेकिन अंतरिक्ष में अन्य लोगों के साथ वास्तव में उड़ान भरने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। हालांकि भ्रम से सभी के विचलित होने के कारण ये थोड़ी उड़ान के लिए चुपके से बाहर निकलने का एक सही बहाना था। हॉक जानता था कि किसान कृंतकों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी हॉक उन्हें खाना पसंद करता है, और उसने अभी तक इस महाद्वीप के व्यंजनों का स्वाद नहीं चखा था। हो सकता है कि एक बार जब वह शहर से कुछ दर्जन किलोमीटर दूर उड़ जाए तो उसे कुछ स्वादिष्ट मिल जाए। काल ने उसे जाते हुए महसूस किया, लेकिन गार्ड हॉक को परेशान नहीं करेंगे। वह पिछले कुछ दिनों से उनके स्टेशन के ठीक बगल में छत पर बैठा था। वह कोई अजनबी नहीं था। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि वह कोई आक्रामक खतरा भी नहीं था, क्योंकि उसने उस समय किसी को परेशान नहीं किया था। कमरे में वापस कदम रखते ही काल को याद आया कि उसे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ काम करने हैं, और वह तुरंत नीचे की ओर चला गया। डेविस, क्या तुम जानते हो कि हम ऊपर की मंजिल पर लाइब्रेरी की जगह भरने के लिए किताबें, बस सामान्य किताबें कहाँ पा सकते हैं? हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं और ये थोड़ा खाली लग रहा है। डेविस ने सिर हिलाया, फिर मिक की ओर मुड़ा। गेट से एक धावक को बुलाओ और ग्रिमोयर के बुक स्टोर से सामूहिक पुस्तक खरीद के लिए उन्हें 3 गोल्ड दो। उन्हें बताओ कि अगर वे इस्तेमाल की गई हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हमें कुछ डुप्लीकेट से कोई आपत्ति नहीं है। हम एक नए गिल्ड हाउस में एक पूरी लाइब्रेरी स्टॉक कर रहे हैं। उसने स्टोव वॉल्ट से सहायक को सिक्के दिए और वैम्पायर एक फैंसी रेशम और फीता छाता लेकर बाहर भाग गया, जिसे राय ने अपनी कार्यवर्दी से मेल खाने के लिए और दोपहर की धूप से बचाने के लिए बनाया था। राय ने जो यूनिफॉर्म ड्रेस बनाई थी वह एक तरफ काली और दूसरी तरफ सफ़ेद थी, जिसमें लंबी आस्तीन और फ्रिली स्कर्ट थी। वह प्यारी थी, लेकिन आस्तीन ढीली थी, इसलिए उसकी बाहें खुली हुई हो सकती थीं और यह उसके चेहरे की सुरक्षा नहीं कर रही थी। अध्याय 794 होम लाइब्रेरी। किताबों की दुकान से प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी, भले ही यह सड़क से कुछ ही ब्लॉक ऊपर थी। घंटे के भीतर कर्मचारी किताबों से भरे व्हीलब्रो के साथ दिखाई दे रहे थे और भ्रमित ग्राहकों के बीच से दुकान के अंदर ले जाए जा रहे थे। ठीक यहीं, ये कमरा लाइब्रेरी है, अव्यवस्था को क्षमा करें, हम बस भ्रम को ठीक कर रहे थे, काल ने निर्देश दिया। सभी पर्दे खींचे गए थे और मेहमानों के आने पर कैरा अपने स्थान पर वापस आ गई थी, इसलिए कोई संकेत नहीं था कि कमरे का आकार वास्तव में इस तरह नहीं था। हालांकि यह आंतरिक स्थान की बर्बादी होगी, क्योंकि भ्रमपूर्ण स्थान गोल था। ये 2 मंजिल ऊंचा भी था, और काल ने देखा कि दूसरी मंजिल पर हर जगह किताबों की अलमारियां थीं, जहां केवल एक छोटी सी सर्पिल सीढ़ी से पहुंचा जा सकता था।
ये कामगारों के लिए एक बुरा सपना था, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि काल को चिंता थी कि उसे रेमी को रोकना पड़ सकता है। नागा रानी घर में आने वाली हर किताब में दिलचस्पी रखती थी, भले ही कामगारों के लिए हजारों किताबें थीं। समस्या का समाधान तभी हुआ जब रेमी को किताबों के बीच एक कीमिया की किताब मिली और वह दूर की दीवार के साथ एक कुशन पर बैठकर पढ़ने लगा। ये सब कहाँ से आए? आपने हमारे लिए बहुत सी किताबें ढूंढी हैं, काल ने पूछा जब एक कामगार ने रेमी के बगल में शेल्फ लोड की। ओह, यहाँ सब कुछ वापस किया जा रहा है। वे सभी कैसल, अकादमी या उधार देने वाली लाइब्रेरी से इस्तेमाल किए गए उपन्यास हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया था और मरम्मत की गई थी। दुकान में एक पूरा तहखाना है जिसमें किताबों के बक्से भरे हुए हैं जिन्हें ठीक किया गया था और उन्हें छांटने और फिर से बेचने के लिए कभी वापस नहीं लाया गया। अब उनके पास तहखाने में फिर से थोड़ी जगह है, क्योंकि जब तक हम इन आखिरी अलमारियों से काम पूरा कर लेंगे तब तक हम आपको लगभग 10,000 शीर्षक दे चुके होंगे। उनमें से बहुत सी किताबें कैसल की महिलाओं की फैंटेसी और रोमांस शीर्षक हैं। वे पढ़ने में बहुत तेज होती हैं और कुलीन महिलाओं को विविधता पसंद होती है, इसलिए हमारे पास साल में एक बार उनके चयन को बदलने का अनुबंध है। उनमें से ज़्यादातर किताबें तहखाने में ख़त्म हो जाती हैं और अब यहाँ हैं। हालांकि हम एक ही दीवार के सहारे चले, इसलिए आपके पास सिर्फ हाल ही में आई किताबें ही नहीं हैं, बल्कि आपकी अलमारियों में आने वाली कुछ किताबें लगभग 100 सालों से उस तहखाने में हैं जो दुकान के जादू से सुरक्षित हैं, कर्मचारी ने समझाया। ये बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि उन्हें अपने यादृच्छिक चयन के साथ कुछ भूले हुए ज्ञान को पाने का मौका मिलेगा। रेमी ने देखा था कि वहाँ बहुत सारी शैक्षिकी पुस्तकें भी थीं, इसलिए उनके पास अब वास्तव में एक बड़ा प्रशिक्षण पुस्तकालय था। क्या उन्हें किसी तरह से छांटा गया था? काल ने पूछा जब कर्मचारियों ने शेल्फ को पूरा किया और दूसरी पुस्तकें लोड करना शुरू किया। हाँ, जितना हम कर सकते थे। ऊपर 4 खंड हैं, शैक्षिकी, ऐतिहासिक, कौशल ज्ञान और जादुई ज्ञान। निचली मंजिल पर हमारे पास फिक्शन, रोमांटिक फिक्शन, आधुनिक मामले हैं और वह अंतिम शेल्फ स्कूलों से परिचयात्मक प्रशिक्षण पुस्तकों से भरी होगी। हमने पाया है कि गिल्ड के सहायक और सहायक लाइब्रेरी में घुसना पसंद करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वे भाग्यशाली हैं और उन्हें पहले कुछ अलमारियों में वे परिचयात्मक पुस्तकें मिल गई हैं जिनकी उन्हें तलाश थी, तो वे थोड़ी गड़बड़ी करते हैं। उस बुकशेल्फ को लोड करने वाले कर्मचारी ने काल की ओर मुस्कुराते हुए और आंख मारते हुए कहा कि उसने चमड़े से बंधी एक किताब रखी है जिस पर जल जादू का परिचय लिखा हुआ है, जो सबसे नीचे की शेल्फ पर किनारे पर रखी है, जहां से वह दरवाजे से नजर नहीं आती। इसे ढूंढने वाला कोई व्यक्ति इसे तुरंत देख लेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि यह शेल्फ के नीचे भूल गया है, जहां आमतौर पर धूल जल्दी जम जाती है। ऐसा नहीं है कि केयरटेकर जो धूल को बर्दाश्त करेगी। उम्मीद है कि उसका जादू प्राचीन किताबों और अच्छी तरह से घिसी हुई स्कूली किताबों को धीरे से साफ करने के लिए उपयुक्त था। पुस्तक विक्रेता के कर्मचारियों ने काम खत्म किया, फिर कमरे के चारों ओर देखा। मुझे पता है कि आपने कहा था कि खेल में भ्रम थे, लेकिन ये कमरा शानदार है। मुझे लगता है कि अधिकांश नोबल होम्स आपके द्वारा अब एकत्रित की गई लाइब्रेरी से ईर्ष्या करेंगे। अपनी जगह का आनंद लें, सर। हमें सूचित किया गया है कि बिल पहले ही चुका दिया गया था। फिर वे सभी चले गए और रेमी ने शहर का दृश्य दिखाने के लिए फिर से पर्दे खोलना शुरू कर दिया। काल ने उनके जाने के तुरंत बाद नीचे की ओर शोरगुल सुना और किसी के तलवार खींचने की आवाज़ भी सुनी। वह दुकान की ओर भागा। ओफेलिया और टेसा उसके ठीक पीछे थीं, और उसने काले और सफ़ेद टैबर्ड में एक आदमी को देखा जिसे उसने शहर में प्रवेश करने के पहले दिन देखा था, अपनी तलवार की नोक नीचे करके फर्श में धंसी हुई खड़ी थी। टैबर्ड आधा नहीं था, ये 2/3 सफ़ेद था, लेकिन इसके अलावा ये काल के टैबर्ड जैसा ही लग रहा था। यहाँ प्रभारी कौन है? आदमी ने पूछा। मैं हूँ। क्या समस्या लगती है? काल ने पूछा, ये देखते हुए कि वह आदमी एक ओवरलॉर्ड रैंक योद्धा था। हमारा ट्रुलाइट होस्ट आपके इम्पोस्टर गिल्ड को इस गिल्ड हाउस के कब्जे और शहर में रहने के अधिकार के लिए चुनौती देता है। हारने वाले को शहर से निकाल दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा, आदमी ने घोषणा की। गिल्ड युद्ध सक्रिय। काल की नज़र में उस आदमी का नाम तुरंत लाल हो गया और गार्ड स्टेशन पर अलार्म बज उठा। क्या आप इसे चैंपियन द्वारा या पूरे गिल्ड युद्ध द्वारा निपटाना चाहते थे? काल ने अपने चेहरे पर धीरे धीरे फैलती मुस्कुराहट के साथ पूछा। आदमी ने सीटी बजाई और मैचिंग टैबर्ड में 6 और योद्धा यार्ड में मार्च करते हुए आए, सभी अधिपति। काल ने अपना कवच सक्रिय किया। गिल्ड वॉर चैंपियन टैबर्ड की गोल्ड ट्रिम रोशनी में चमक रही थी। आदमी की चमक आधे सेकंड के लिए लड़खड़ा गई, लेकिन उसने जारी रखा। युद्ध। काल ने अदृश्यता और बफ्स के पूरे सूट को उसी समय सक्रिय किया जब उसने अपने दूसरे हाथ पर हैंडक्लॉ के साथ अपनी तलवार खींची। फिर वह साइलेंट मूवमेंट के साथ 2 कदम बाईं ओर चला गया और हमला किया। योद्धा ने अभी तक उसे ढूंढा भी नहीं था कि तभी एक ध्वनि बूम ने दुकान की दीवारों को हिला दिया और काल का ब्लेड चैलेंजर के कवच को भेद गया, जबकि एक कंधे का झटका उन दोनों को यार्ड में ले गया।
काल फिर से प्रकट हुआ ताकि दूसरे लोग देख सकें कि आत्मा को अधिपति के शरीर से अलग किया जा रहा है। राय और कारा युद्ध के लिए तैयार थे जब काल ने रैमी के साथ अपने सम्मन को बुलाया। अरे, मैं शहर में चमकते लाल लोगों को देख सकता हूँ। हॉक ने नोट किया। संपार्श्विक क्षति से बचें, काल ने चेतावनी दी। कोई समस्या नहीं, मैं उनका घर देख सकता हूँ। काल के सामने योद्धा अपनी स्थिति के पीछे मुड़ा और एक ऐसे कौशल से हमला किया जिसने कार्यशाला की आधी छत को उड़ा दिया क्योंकि यह राय के अमूर्त और अदृश्य शरीर से होकर गुजरा। उसने योद्धा को चीरते हुए अपने अंगों को और मजबूत कर दिया, उसके कवच में कमजोर जगहों को निशाना बनाते हुए। दुर्भाग्य से उसका पहला सहज ज्ञान स्लैश का उपयोग करना था, जो तेजी से सक्रिय था लेकिन एक शारीरिक क्षति कौशल था। शारीरिक कौशल ने नाइट हंटर के अमूर्त रूप पर कुछ भी नहीं किया, और इससे पहले कि वह संभल पाता, बहुत देर हो चुकी थी। काल इमारत के सबसे करीब के आदमी के पीछे गया, एक पल के लिए उसका ध्यान भटकाया, इससे पहले कि कैरा उसके पैरों के बीच से भागी और डिसइंटीग्रेट को सीधा ऊपर फेंका। अधिकांश कवच सेटों में कमर सबसे कमजोर जगह थी, क्योंकि योद्धा को अपने पैरों को स्वतंत्र रूप से हिलाने की जरूरत थी। लेकिन इसका मतलब था कि नीचे से हमला करना विशेष रूप से क्रूर था। इससे उस तरह का घातक नुकसान नहीं हुआ जिसकी कैरा ने उम्मीद की थी, लेकिन उस आदमी ने जो दर्दनाक चीख निकाली, उससे पता चलता है कि यह उसके कवच में घुस गया था। काल ने हार नहीं मानी, उसे पीछे की ओर धकेला और उसकी पीठ पर गिरा दिया, जहां उसे बिजली के एक बड़े बोल्ट ने मारा, जिससे वह हिलता रहा जब तक कि थोर का विशाल पैर उसकी खोपड़ी पर नहीं आ गया। टेसा सेरो की पीठ पर थी और लोर्ड्स घर के पीछे पेड़ के रूप में था, जहां उसे सड़क से आने वाले दुश्मनों द्वारा नहीं देखा जा सकता था। पूरे शहर में सीटी बज रही थी और काल गेट की ओर मुड़ा, क्योंकि गार्ड्समैन का एक दस्ता अंदर भाग रहा था। रुको, शहर में सार्वजनिक गिल्ड युद्ध प्रतिबंधित हैं। अध्याय 795 ट्रूलाइट होस्ट। वे तेज थे, लेकिन पर्याप्त तेज नहीं थे। उन्हें यह एहसास होने में 1 मिनट लगा कि यह सिर्फ यार्ड में लड़ाई से ज्यादा था और उन्होंने एक पूरी टुकड़ी का गठन किया। 7 में से 3 ओवरलॉर्ड मर चुके थे और हॉक ने दुश्मन गिल्ड हाउस के साथ साथ सड़कों पर उनके सदस्यों पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर दी थी। काल ने अपनी सुरक्षा स्थिति में ढील नहीं दी, हालांकि ट्रूलाइट होस्ट गिल्ड के बचे हुए योद्धा अपने ब्लेड नीचे कर रहे थे। वे आए और चुनौती दी, फिर चैंपियन द्वारा द्वंद्व युद्ध से इनकार कर दिया, विनाश के लिए एक पूर्ण पैमाने पर गिल्ड युद्ध पर जोर दिया। काल ने जोर दिया। और किसने सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाया? गार्ड कैप्टन ने पूछा। मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। हम सभी लड़ाई की शुरुआत से ही यहाँ हैं, काल ने जवाब दिया, और 4 ओवरलॉर्ड ने सहमति में सिर हिलाया। उनमें से किसी ने भी सुदृढ़ीकरण नहीं बुलाया था और लड़ाई गिल्ड हाउस की संपत्ति पर थी, सार्वजनिक रूप से नहीं। हॉक, बमबारी बंद करो, मुझे लगता है कि हमने एक नियम तोड़ा है, काल ने चेतावनी दी। हॉक ने मानसिक रूप से कंधे उचकाए और अपने स्थान पर वापस लौटने के लिए काफी करीब से उड़ गया। गार्ड ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने संचार मंत्र का इस्तेमाल किया। ट्रूलाइट होस्ट के जूनियर सदस्यों के एक समूह पर फूल्स वॉक बोर्डवॉक क्षेत्र में एक अज्ञात हमलावर ने घात लगाकर हमला किया था। उन्हें ओवरलॉर्ड रैंक क्षमता द्वारा जला दिया गया था और आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। फिर उनमें से एक समूह को फॉरेस्ट गेट जिले में घोस्ट फायर थंडरबर्ड की ओर ऊपर की ओर मंत्र फायर करते देखा गया, जो अक्सर डाकलाइट होस्ट गिल्ड हाउस में यहां बैठा रहता है। दोनों गिल्ड वॉर्स पर शहर के कोड का उल्लंघन है, जो गिल्ड प्रॉपर्टीज तक ही लड़ाई को सीमित करता है, कैप्टन ने समझाया। तो उनके गिल्ड हाउस पर हमला ठीक था, है न? काल ने पुष्टि की, क्योंकि हॉक ने उस इमारत को भारी नुकसान पहुंचाया था। 4 जीवित बचे ट्रूलाइट होस्ट ओवरलॉर्ड्स में से सबसे करीबी ने अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे एक जीवंत लाल डेमोनेस दिखाई दी, जिसके सींग कटे हुए थे। तुम्हारा क्या मतलब है, हमारे गिल्ड हाउस पर हमला? उसने पूछा। मैंने अपने एक बंधे हुए जानवर से तुम्हारे गिल्ड हाउस पर घोस्ट फायर की बौछार करवाई। ये खत्म हो गया और उसमें मौजूद सभी लोग भी। खैर, शायद सभी लोग। घर में अभी भी आग लगी हुई है, लेकिन घोस्ट फायर को बुझाना आसान नहीं है। डेमोनेस इतनी पीली पड़ गई कि उसका चेहरा गुलाबी हो गया और वह अपने घुटनों पर गिर गई। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे जान सकें कि हमारा गिल्ड हाउस कहाँ है, दूसरों में से एक ने बड़बड़ाया। वह जिसमें तुम्हारे 30 लोग हैं, फॉरेस्ट गेट के पश्चिम में, काल ने पूछा। गार्ड ने संचार रत्न से कुछ सत्यापित किया, फिर अपना सिर हिलाया और आह भरी। गिल्ड युद्ध समाप्त हो गया है। ट्रूलाइट होस्ट का गिल्ड मास्टर मर चुका है, उसने घोषणा की। इसके साथ ही उनके नामों पर लाल हाईलाइट फीका पड़ गया और चारों अधिपतियों के चेहरे पर भय के भाव आ गए, जो केवल उनके हेलमेट के नीचे चौड़ी आंखों के रूप में दिखाई दे रहे थे, सिवाय एक के जिसने अपना हेलमेट उतार रखा था, जो खुलेआम रो रही थी। गिल्ड लीडर कैसे मर सकता है? उसने गार्ड की ओर एक उम्मीद भरी नज़र से बुदबुदाया और कहा कि यह झूठ हो। ओवरलॉर्ड रैंक का कोई ज्वलंत बवंडर। उसने घायलों को आग की लपटों से बचाने की कोशिश की और जादू में फंस गया।
ये समझ में आया, नरक के तूफान से बचना आसान नहीं था। गार्ड कैप्टन ने उसके कंधे पर थपथपाया। वह एक कमीना था, लेकिन वह तुम्हारा कमीना था। हम तुम्हें गिल्ड का सामान इकट्ठा करने के लिए 24 घंटे देंगे, इससे पहले कि तुम पराजित पार्टी के रूप में शहरों से बाहर निकल जाओ। टेसा ने किसी के जाने से पहले गार्ड को रोकने के लिए हाथ उठाया। युद्ध देवता की एक उच्च पुजारिन के रूप में मुझे ये जानना है, क्यों आपको ये गिल्ड युद्ध शुरू करने की क्या प्रेरणा मिली जिसने मिनटों में इतने सारे लोगों की जान ले ली। योद्धाओं में से एक ने अपना हेलमेट उतार दिया और उसे अपने भंडारण में गायब कर दिया। टैबर्ड्स, गिल्ड लीडर इस बात से परेशान था कि आपके रंग हमारे जैसे ही थे और उसने मांग की कि हम आपको शहर से बाहर निकाल दें। ओमेद को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी, जहां गार्ड निगरानी करते और उसे घात लगाने से रोकते, लेकिन वह हमेशा घमंडी था। ओमेद मरने वाला पहला व्यक्ति रहा होगा। टेसा ने अपना सिर हिलाया। मूर्खता, शुद्ध मूर्खता। कुछ चीजें हैं जो लाल ड्रैगन देवी को मूर्खतापूर्ण युद्धों से अधिक घृणा करती हैं। अन्य दो योद्धाओं ने अपने आघातग्रस्त सदस्य को उठाया, फिर शवों को अपनी सूची में ले गए। राय को बहुत निराशा हुई। हेलमेट उतारे हुए आदमी ने गार्ड कैप्टन की ओर रुख किया। हम दिन में ही शहर से बाहर निकल जाएंगे। घायलों को कहाँ ले जाया गया? गार्ड के उपचार विभाग की देखभाल में। अगर वे इतने घायल हैं कि हिल नहीं पाएंगे, तो वे तब तक हमारी देखभाल में रहेंगे जब तक उन्हें छुट्टी नहीं मिल जाती, इसलिए बहुत जल्दी हिलने की योजना न बनाएं। चारों चले गए और गार्ड कैप्टन ने काल की ओर रुख किया। बोर्डवॉक को हुए नुकसान के लिए एकमात्र संदिग्ध आपका घोस्टफायर थंडरबर्ड है। क्या आपको क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान योजना की आवश्यकता है? उसने जोर दिया। क्षमा करें, हॉक ने माफी मांगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन्हें लाल लक्ष्यों के आसपास की जमीन को हुए नुकसान के लिए भुगतान करना पड़ रहा था। ये कितना है? मैं सोने में भुगतान करूंगा। गार्ड कैप्टन ने सिर हिलाया और उसके पीछे एक सैनिक ने उसे एक शीट थमा दी। ये मदवार नुकसान हैं। गार्ड ये सुनिश्चित करने के लिए भुगतान वितरित करेगा कि वे किए जाएं। काल ने इसे डेविस को दिया, जिसने सिर हिलाया और स्टोव की तिजोरी से सोने का एक छोटा बैग निकाला। पुनर्स्थापना, संग्रह शुल्क और शहर के शुल्क के साथ, उसने घोषणा की। गार्ड मुस्कुराया। जब वे होशियार लोगों से मिलते थे तो उसे अच्छा लगता था। थोड़ी चिकनाई ने नौकरशाही के पहियों को सुचारू रूप से चलने में मदद की। काल ने आह भरी। हमें अपने जादुई आइटम बेचने के ऑपरेशन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है अगर यह गैर लड़ाकों को खतरे में डालने वाला है। डेविस ने ठहाका लगाया। मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। ये लड़ाई महीनों तक शहर में चर्चा का विषय रहेगी। साल में एक बड़ा गिल्ड युद्ध पहले से ही बहुत है, लेकिन एक ही गिल्ड को कई बार निशाना बनाना अनसुना है। उन्होंने आज 4 अधिपतियों को खो दिया और यह सड़क के नीचे दुकानदारों द्वारा अटकलों के खिलाफ हमारा वचन है कि किस पक्ष ने द्वंद्वयुद्ध के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अगले दशक के दौरान कोई भी डाकलाइट होस्ट को चुनौती देने के लिए उत्सुक होगा, और अब जब हमें चुनौती दी गई है तो गिल्ड हाउस के पास एक चैंपियन को वापस बुलाने का विकल्प होगा यदि हमें फिर से चुनौती दी जाती है। इसलिए हर समय एक शक्तिशाली सदस्य को कॉल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम किसी को तो पता था कि सिस्टम कैसे काम करता है। अध्याय 796 गपशप तेजी से फैलती है। घंटे के भीतर गिल्ड लड़ाई की बात पूरे शहर में फैल गई थी और समयरेखा पहले से ही गपशप से धुंधली हो गई थी। शहर में यह अफवाह फैली कि जब थंडरबर्ड स्काउटिंग कर रहा था तब किसी ने उस पर हमला किया था और उस जानवर ने खरीदारी कर रहे दीक्षार्थियों के एक समूह को खत्म करके जवाबी कार्रवाई की थी। यह विचार लोगों के लिए भयावह था, लेकिन ट्रुलाइट होस्ट गिल्ड हाउस को निगलने वाली घूमती आग की लपटों के तूफान जितना भयावह नहीं था। उनके पास खुद को बचाने का बहुत कम मौका था, तब भी जब गिल्ड संघर्ष का संकेत देने वाले अलार्म बजने के इतने लंबे समय बाद हमला हुआ था। इसका मतलब यह था कि हमला डार्कलाइट होस्ट शॉप से शुरू हुआ था और उन्हें चुनौती देने का मौका नहीं दिया गया था। सामान्य परिस्थितियों में, यदि आपके पास अत्यधिक ताकत नहीं है, तो आप खुले तौर पर हमला नहीं करेंगे और किसी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। न केवल आपको संपत्ति जीतने की ज़रूरत थी, बल्कि आपको शहर के गवर्नर को यह समझाने की ज़रूरत थी कि आपको इसे रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिस्टम का पूर्ण सक्रियण अपेक्षाकृत नया था, यहाँ तक कि यहाँ भी और पुराने नियम अभी भी लागू थे। उन नियमों में कहा गया था कि मालिक ने जिसे भी उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था उसे संपत्ति मिल जाती थी, और यदि वे स्थायी रूप से मर जाते थे और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो ये शहर को वापस मिल जाती थी। कानून का नियम बलपूर्वक दुकानों पर कब्जा करने का समर्थन नहीं करता था। हालांकि गिल्ड फंक्शन ने गिल्ड लड़ाई के विजेता को अन्य गिल्ड के सदस्यों को शहर से बाहर निकालने की अनुमति दी। ये संपत्ति से उनके गिल्ड हाउस पदनाम को हटा देगा और सदस्यों को 24 घंटे के बाद शारीरिक रूप से प्रवेश करने में असमर्थ बना देगा। इसलिए शहर आमतौर पर हारने वाले की संपत्ति पर कब्जा कर लेता था और बिक्री के बाद उन्हें शुद्ध आय देता था।
पहले से ही गिल्ड गठबंधन बन रहे थे ताकि पूरे क्षेत्र को एक बड़ी लड़ाई में खींचा जा सके, जो अनिवार्य रूप से युद्धों को शुरू होने से रोकता था। लेकिन इस बार शामिल दोनों पक्ष ऐसे गठबंधनों से स्वतंत्र थे। गार्ड अभी भी यार्ड में इंतजार कर रहे थे, इसलिए रसोई के कर्मचारियों ने उनके इंतजार के दौरान उन्हें चाय और नाश्ता लाकर दिया। गार्डों ने कार्यशाला की छत की मरम्मत के लिए एक मरम्मत करने वाले को बुलाया था, लेकिन काल को संदेह था कि केवल छत की टाइलें ठीक करना उन दो दुर्भाग्यपूर्ण मूर्तिकारों को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो दो भागों में विभाजित होने से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। किसी तरह ये पूरी बात हार की तरह लग रही थी, भले ही यह वस्तुगत रूप से उनके पक्ष के लिए एक करारी जीत थी। डेविस, अगर आप उस जादूगर को पकड़ सकते हैं जिसने अवरोध बनाए थे, तो उनमें से कुछ युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे और हमें कार्यशाला के लिए मजबूत लोगों की आवश्यकता होगी। मुझे पता है कि यह एक बात का विचार था, इसलिए हमने पिछली बार इस पर ज्यादा अवरोध नहीं लगाए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें संपत्ति के लिए बहुत अधिक हिंसक भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। काल ने निर्देश दिया। डेविस, अगर आप उस जादूगर को पकड़ सकते हैं जिसने अवरोध बनाए थे, तो उनमें से कुछ युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे और हमें कार्यशाला के लिए मजबूत लोगों की आवश्यकता होगी। मुझे पता है कि यह एक बात का विचार था, इसलिए हमने पिछली बार इस पर ज्यादा अवरोध नहीं लगाए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें संपत्ति के लिए बहुत अधिक हिंसक भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। काल ने निर्देश दिया। बेशक सर। गार्ड कैप्टन काल की ओर मुड़ा। क्या आपकी तरफ से कोई हताहत हुआ? हम पुनर्जीवित करने के लिए शमन ला सकते हैं। काल ने अपना सिर हिलाया। हमारी तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास लोड्स है। वह पुनर्जीवित हो सकती है। गार्ड ने धीरे से पलकें झपकाईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि गिरे हुए अधिपतियों को वहीं पुनर्जीवित किया जा सकता था जहां वे थे। खैर, सिद्धांत रूप में, क्योंकि पुजारिन दुश्मनों को वापस जीवित करने की संभावना नहीं थी, भले ही उसकी देवी इसके लिए सहमत हो। लोरोस और वैंडी आखिरकार बर्बाद कार्यशाला से बाहर आ गए, जिससे टेसा उन्हें जांचने में सक्षम हो गई। हम वास्तव में ठीक हैं। हमारे ऊपर की बाधा कभी नहीं टूटी, भले ही कार्यशाला टूट गई। वैसे इसे कौन बनाता है? ये वास्तव में एक आरामदायक बाधा है, लोरोस ने समझाया। थोर ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पैर पटके और उसकी प्रशंसा स्वीकार करने के लिए अपना सिर नीचे किया। ओह, ये थोर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि हम वाकई मुसीबत में हैं, लेकिन जब छत की टाइलें गिरी तो वे व्यक्तिगत अवरोध से टकराईं और हमें कुछ भी चोट नहीं लगी। वह थोर को प्यार से सहला रही थी, उसके सिर पर झुककर उसके ऊपरी सींगों के बीच के अच्छे स्थान को सहला रही थी। सेरो का दिन बहुत बढ़िया चल रहा था। थोर अपने पेट के बल लेट गया ताकि उसके तराजू को और अधिक प्रभावी ढंग से सहलाया जा सके, और उसने गेट के बाहर हो रहे शोर को अनदेखा करने का फैसला किया जहां कोई चिल्ला रहा था। सिटी गार्ड ने किसी को पास आने से रोक दिया था, लेकिन चिल्लाने की आवाज ने काल का ध्यान खींचा। एक अपरिचित महिला गार्ड पर चिल्ला रही थी और किसी को मारने की धमकी दे रही थी, इसलिए काल ये देखने के लिए गेट से बाहर गया कि क्या हो रहा है। तुम युद्ध चैंपियन, मैं संतुष्टि की मांग करती हूँ। तुमने मेरे पति को मार डाला, महिला चिल्लाए। काल और गार्ड कैप्टन एक दूसरे को असमंजस में घूर रहे थे। बेशक उसने ऐसा किया था, गिल्ड वॉर इसी तरह काम करता था। लेकिन महिला का काम खत्म नहीं हुआ था। शामन उसे वापस नहीं ला सकता, उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है। कमीने, तुमने उसके साथ क्या किया? वह चिल्लाई जब पड़ोसी शो देखने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आए। यह मूर्खता के लिए ईश्वरीय दंड है। उसने चुनौती स्वीकार करने से इनकार कर दिया और विनाश की मांग की। यही उसे मिला, काल ने शांति से समझाया। देवताओं का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तुम हत्यारे। काल को यह भी नहीं पता था कि इस पर कैसे बहस करनी है। उसने अतिरिक्त क्षति के लिए हैंड क्लॉ का इस्तेमाल किया था, ये जानते हुए कि क्या होगा। लेकिन क्या उसे इसका पछतावा हुआ? आश्चर्यजनक रूप से नहीं, थोड़ा भी नहीं। अब सड़क पर हर कोई समझ गया कि क्या हुआ था। हारने वाला पक्ष अपने सभी अधिपतियों को पुनर्जीवित नहीं कर पाया था। ये परिवार के लिए एक त्रासदी थी, लेकिन आमतौर पर दानव ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत परेशान नहीं होते। यदि आपने अपनी किस्मत आजमाए और साल के फाइंड आउट चैंपियन बन गए, तो आप यहाँ बहुमत के दिमाग में इसके हकदार थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि डार्कलाइट होस्ट वॉर चैंपियन ने उनके साथ क्या किया है। काल के टैबर्ड के चारों ओर अब 2 सुनहरे छल्ले थे, जो रैंक से ऊपर की 2 रक्षात्मक जीत को चिन्हित करते थे, इसलिए यह उसके लिए कोई नई उपलब्धि नहीं थी। उसके पास जो भी छिपा हुआ कौशल था, वह एक त्वरित हत्या की तकनीक के बराबर होना चाहिए। लेकिन काल भी ओवरलॉर्ड रैंक के अविश्वसनीय रूप से करीब पहुंच रहा था, वे सभी इसे उसकी आभा में महसूस कर सकते थे। इसलिए जबकि यह एक मायने रखता था, वह आमतौर पर टोटेम रैंक से नीचे किसी भी मानक से युद्ध में एक राक्षस था। शायद उसके लोगों के साथ दोस्ती करना सबसे अच्छा था, क्योंकि उनके पास एक कॉफ़ी पीने से भी कम समय में संख्यात्मक रूप से बेहतर बल को कुचलने का रहस्य था। काल ने निराशा में अपना सिर हिलाया।
मुझे आपकी हार के लिए खेद है, लेकिन उसने चुनौती को अस्वीकार कर दिया। गिल्ड युद्ध के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है और यह उसकी पसंद थी। फिर वह गेट में वापस चला गया और सभी को घर में जाने का इशारा किया। अध्याय 797 अधिपति और तितलियां। जब वे वापस अंदर आ गए तो काल को छोटी तितली के जुड़ने से उसके जानवरों के स्थानों में जो बदलाव आया था वह और भी स्पष्ट हो गया। उसने अभी तक बात नहीं की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह भाई है या बहन, लेकिन वह हर चीज के बारे में उत्सुक थी। और पहले खाली स्थान में जो शक्ति का प्रवाह उसने लाया, उसने पूरे स्थान में शक्ति प्रवाह में बहुत बड़ा अंतर ला दिया। इसका कुछ कारण ये हो सकता है कि नया जोड़ा अधिपति था, लेकिन यह उसके दिमाग पर कोई दबाव नहीं डाल रहा था, जैसा कि काल ने अपने रैंक से ऊपर के जानवर से उम्मीद की थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह पहले से ही करीब था, लेकिन तितली के स्थान में आने जाने वाली शक्ति की मात्रा किसी और की तुलना में कम से कम दोगुनी थी। यह आक्रामक रूप से बढ़ भी रहा था। तितली द्वारा छोड़ी गई चमकीली धूल ने अंतरिक्ष की सतह को चमकती हुई बर्फबारी की तरह ढक दिया, और जैसे जैसे ये फैलती गई, ये बिना बाहर निकले अंतरिक्ष में समा गई, जिससे शक्ति का स्तर और मन घनत्व और भी अधिक बढ़ गया। डेविस ने ऊपर देखा क्योंकि उसने महसूस किया कि काल शक्ति से भर गया है, और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा शैतानी दोस्त एक ही बार में ओवरलॉर्ड रैंक की बाधा को तोड़ने जा रहा है। उसने नोट किया। गंभीरता से टेसा ने पूछा, क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? बस थोड़ा और धक्का और वह ब्रेक पॉइंट से आगे निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से उसका आभामंडल बढ़ रहा है, उससे वह बिल्कुल भी अटक जाएगा। उसके हथियार आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसने अभी अभी एक अधिपति को मार डाला है। यह अकेले उसे आगे धकेलने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अधिकांश कार्नेज डेमन्स ऐसा ही करते हैं और कुछ ऑब्सेशन डेमन्स भी। लेकिन उसकी जादुई शक्ति भी बढ़ रही है और मैजिक डेमन्स ऐसा ही करते हैं। वे या तो अपने शरीर में या किसी स्टोरेज आइटम में शक्ति का निर्माण करते हैं, फिर उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं ताकि सारा पुराना मैना बाहर निकल जाए और अड़चन टूट जाए। दाना ने धीरे से पलकें झपकाईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह एक विकल्प था। वह मोनाक रैंक के करीब थी जैसे कि अन्य थे। अगर वह कुछ आइटम और अपने शरीर में मैना को केंद्रित करती है, फिर दबाव छोड़ती है, तो वह निश्चित रूप से अड़चन को तोड़ सकती है। ये जानकर थोड़ी परेशानी हुई कि द्रोद शहर का हर दानव ऐसी बातें जानता था, जबकि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र अभी भी अंधेरे में था। लेकिन इससे उसे एक शानदार विचार भी मिला। शिक्षक अहमद, मुझे नहीं पता कि आप इतनी दूर से संदेश प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। मैंने आज राक्षसों से कुछ नया सीखा। यदि आप किसी वस्तु या अपने शरीर में उच्च श्रेणी का मान केंद्रित करते हैं, फिर उसे बाढ़ के रूप में छोड़ते हैं, तो आप अपने शरीर से सभी मौजूदा मान को बाहर निकाल सकते हैं और रैंक की बाधा को तोड़ सकते हैं। मौजूदा मान को अपग्रेड करने की कोशिश करने के बजाय विदेशी मान को अपने जादू के सार को हर तरह से दूर करने दें और उसे बदल दें। उस मान को तब तक रखें जब तक आपका शरीर अनुकूल न हो जाए, फिर उसका उपयोग करें और अपने शरीर को बढ़ी हुई रैंक पर नए मान से बदलने दें। उसने भेजा। 30 सेकंड बाद एक प्रतिक्रिया आई। मुझे नहीं लगता था कि निम्न रैंक का कोई व्यक्ति महाद्वीपों के पार संदेश भेज या प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही धुंधला है और मुझे इसे पुनः प्राप्त करने के लिए जादू का उपयोग करना पड़ा। यह अच्छा है कि आप परेशानी में नहीं हैं। मैं इस तकनीक को अन्य जादूगरों के साथ आजमाऊंगा जो फंस गए हैं। अगर यह उन्हें नहीं मारता है तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। ये कुछ ऐसा था जिस पर दाना ने विचार नहीं किया था। आपने अपने सारे मैना को बाहर के मैना से बदलने के लिए इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह शरीर पर एक बड़े जादुई हमले के बराबर था, जैसे कि अपने अंदरूनी हिस्सों को आर्कन मिसाइल मंत्र से नहलाने की कोशिश करना। शायद दानव इसके लिए बेहतर थे, लेकिन अगर वह वास्तव में खतरे में थी तो वह हमेशा मैना के प्रवाह को अपने अंदर बहने दे सकती थी। साथ ही वह पूरी प्रक्रिया शून्य शरीर सक्रिय के साथ कर सकती थी, क्योंकि काल ने लड़ाई के बाद कभी भी एपिक गार्ड को निष्क्रिय नहीं किया था। उसका अभी भी सक्रिय था और उसे लोरोस पसंद आया था, जो कि हल्के बैंगनी रंग के निर्माण के समान दिखता था। हालांकि लोरोस एक समृद्ध हाथीदांत रंग था जिसमें केवल बैंगनी रंग का संकेत था। काल, क्या मैं तुमसे मेरे लिए कुछ बनाने के लिए कह सकती हूँ? उसने पूछा। बेशक, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सबसे बड़ा मैना स्टोरेज आइटम चाहिए जिसे हम संभवतः बना सकें। मैं लगभग मोनाक रैंक की बाधा पर हूँ और इससे मुझे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। उसने समझाया। जब उसने ये शब्द कहे तो लोट्स उत्साहित हो गई। ओह, यह एक बढ़िया विचार है। मुझे बस यही बात पता है। मैं इसे यार्ड में बनाऊंगी और फिर काल इस पर मैना स्टोरेज के लिए रून्स डाल सकता है और इसे एक धन्य आइटम बना सकता है। उसने रसोई के रास्ते यार्ड में वापस भागने से पहले जोर दिया। काल को यकीन नहीं था कि वह पिछवाड़े में क्या बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि लोट्स अपने जादू से पूरी ताकत लगा रही है। रेमी ने नागा क्वीन से स्पिरिट सरपेंट रूप में रूपांतरित होकर घर में दौड़ लगाई और देखने गई, फिर एक मानसिक संदेश भेजा। ओह, वह लोट्स ट्री बना रही है। मुझे बस यही बात पता है।
वेदी पर लारेडियन कीमिया टॉम के नीचे कागज का एक ढीला टुकड़ा है। ये रून क्राफ्टिंग के साथ हीलिंग टोटेम प्रभाव बनाने के लिए रून्स होना चाहिए। यदि आप इसे और धन्य वस्तु को पेड़ पर ढेर सारे मैना स्टोरेज के साथ रख दें तो क्या हमारे पास असली लोडस्ट्री मूर्ति नहीं होगी? काल को यकीन नहीं था कि यह कितना कारगर होगा, लेकिन अब जब उसने पैक एफिनिटी को सक्रिय कर दिया था तो वह टोटेम का उपयोग कर सकता था। पैक एफिनिटी पैकमास्टर के पास उन सभी कौशलों के लिए एक आकर्षण है जिनके लिए उसके किसी भी बंधुआ जानवर के पास आकर्षण है, और वह उन्हें सामान्य रूप से सीख सकता है। सिद्धांत रूप में किसी अन्य की तरह उस मंत्र को लिखना संभव होना चाहिए। इसलिए काल ने हॉक के स्थान से एक मोनाक रैंक नेचर स्टोन खोदा जो उसकी मुट्ठी के आकार का एक हरा पत्थर था, और मंत्र को उकेरना शुरू कर दिया। अध्याय 798 लोडस्ट्री वेदी। टोटेम मंत्र को उकेरना काल की अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। अन्य मंत्रों के विपरीत, जो सिस्टम द्वारा डिजाइन किए गए मैना प्रवाह का एक जटिल सेट थे, टोटेम शुद्ध एलिमेंटल बल थे जिन्हें दिशा दी गई थी। जब एक नेचर स्टोन पर उकेरा जाता है तो उपचार प्रभाव प्राप्त करना स्वाभाविक लगता है, और लोट्स द्वारा ये घोषणा करने से पहले ही प्रक्रिया समाप्त हो गई थी कि उसने अपनी पेड़ की मूर्ति उगाई है। या शायद ये प्रकृति देवताओं की वेदी थी। जब काल पीछे से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि यह निश्चित रूप से एक वेदी थी। पेड़ में एक चेहरा उकेरा गया था और जमीन के स्तर के पास प्रसाद के लिए एक छोटा मंच उगाया गया था। लेकिन यह एकदम सही था। लोट्स, मुंह को थोड़ा खोलो, मुझे इसे अंदर डालना है, उसने निर्देश दिया। उसने बिना किसी सवाल के उसका पालन किया और काल ने नक्काशीदार पत्थर को पेड़ की मूर्ति के मुंह में रख दिया। चेहरा स्पष्ट रूप से ड्रैकोनिक लग रहा था, आंशिक रूप से मूर्ति की सतह से उभरा हुआ था, लेकिन वहां रून के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बजाय काल पेड़ के पीछे चला गया और अपना काम शुरू कर दिया। उसने सक्रियण रूनों को ग्रीन ड्रैगन के बारे में एक लंबी कविता में छिपा दिया, जो उसके दिमाग में तब आया जब उसने लकड़ी में रूनों को खरोंचा। ज्यादातर ध्यान मैना को स्टोर करने की क्षमता और धन्य वस्तु मंत्र पर था जिसे मुख्य रूनों में जोड़ा गया था। टोटेम स्टोन को पेड़ के जादू से जोड़ा गया था और फिर काल ने इसे अपग्रेड करना शुरू किया। कांस्य, रजत, स्वर्ण, नीलम, फिर रूबी लाल। रूनों ने सुचारू रूप से प्रगति की और काल ने उन्हें पेड़ या अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अधिकतम बनाने का इरादा रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। फिर उसकी आभा बढ़ गई और उसने छोटी तितली से खुशी की भावना महसूस की। रून गहरे लाल से भूतिया हरे रंग में बदल गए, अपने निर्माता के साथ सम्राट से अधिपति में बदल गए। मूर्ति पर लगे पत्ते लकड़ी की नक्काशी से बदलकर जीवंत हरे रंग के हो गए, जो बिल्कुल असली लग रहे थे, सिवाय इस तथ्य के कि वे हवा में नहीं फड़फड़ा रहे थे, जबकि पेड़ पर चेहरे की दोनों आंखें और उसके मुंह का अंदरूनी हिस्सा एक नर्म हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था, क्योंकि काल ने पेड़ को मैना से भर दिया था। काल ने आज दूसरी बार गार्डों को अपने परिसर में भागते हुए सुना, जो दीवारों पर कूद रहे थे क्योंकि गेट बंद था। लेकिन वह चिंतित नहीं था। इस मूर्ति के बारे में कुछ भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में इसके विपरीत, जैसे ही काल ने काम खत्म किया, मूर्ति में उपचार शक्ति के साथ स्पंदन हुआ और उपचार ऊर्जा की एक लहर पेड़ से आंगन के माध्यम से फैल गई, दीवारों पर रुक गई और सड़कों पर नहीं फैली। सम्राट, किसी ने पुकारा, फिर आवाज झिझकी। ओवरलॉर्ड काल, बधाई हो, हमने शक्ति को महसूस किया और सोचा कि आपके गिल्ड पर फिर से हमला हो सकता है। लेकिन ये क्या है? मेरी हड्डियों से थकान दूर हो गई है और मैं फिर से एक युवा दानव की तरह महसूस कर रहा हूँ। गार्ड कैप्टन ने उनका अभिवादन किया। हमारे घर में एक नया सदस्य, ग्रीन ड्रैगन देवी की सौजन्य से एक उपचार टोटेम वेदी, काल ने समझाया। राक्षसों के समूह ने पेड़ की मूर्ति को चौंक कर देखा। ये स्पष्ट रूप से एक अधिपति रैंक उपचार मंत्र था, हालांकि यह एक मामूली उपचार मंत्र था जिसका समय के साथ उपचार प्रभाव होता है। गार्डों में से एक आगे आया और पेड़ के सामने एक घुटने पर बैठ गया, फिर मुस्कुराया और खड़े होने से पहले वेदी पर एक सैंडविच रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, सैंडविच गायब हो गया और गार्ड हंस पड़े। ग्रीन ड्रैगन को खुश करना आसान था, आपकी पेशकश बस उचित और दिल से होनी चाहिए। उसे अपना दोपहर का भोजन देना सोने और जवाहरात से बेहतर था। लेकिन जब वे जश्न मना रहे थे, तब भी गार्ड कैप्टन के चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। ये ड्रैगन देवताओं का मंदिर बनने के लिए नहीं है ना? उसने सावधानी से पूछा। लोट्स ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ ड्रैगन क्लरिक्स का घर है। स्वाभाविक रूप से हमारे अपने घर में एक वेदी होगी। कैप्टन ने राहत की सांस ली। अंधेरे देवताओं का धन्यवाद, आखिरकार ड्रोद एक दानव शहर है। दानव देवताओं को छोड़कर मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। हालांकि हर कोई अपनी इच्छानुसार पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। दानव देवताओं को संघर्ष पसंद है। पेड़ फिर से धड़का और काल ने दूसरी मंजिल से लोरोस को हंसते हुए सुना। किसी ने नक्काशी के औजारों से खुद को घायल कर लिया होगा और टोटेम को ट्रिगर कर दिया होगा। काल ने अपनी दृष्टि में एक अधिसूचना देखी जो निचले कोने में छिपी हुई थी, जहां उसने अन्य सभी अधिसूचनाएं स्थानांतरित कर दी थी ताकि वे उसे युद्ध में विचलित न करें।
अगली कक्षा उन्नति के लिए आवश्यकताएं। टोटेम रैंक तक पहुँचें। सभी 20 स्लॉट भरें या अनावश्यक क्षेत्रों को हटाने के लिए रिक्त स्थान को संयोजित करें। सिस्टम एकीकरण के साथ किसी भी कालकोठरी, उदाहरण या अवशेष पर जाएं। काल ने एक सेकंड के लिए इस पर विचार किया। क्या कक्षा उन्नति ओवरलॉर्ड रैंक पर नहीं आनी चाहिए? वह पूरी तरह से निश्चित था कि ऐसा ही था। क्या यह उसकी कक्षा के साथ कुछ था कि उसे दूसरों की तुलना में एक रैंक बाद में आगे बढ़ना पड़ा? शायद इसलिए कि उसकी कक्षा शुरू से ही अधिक उन्नत थी। लेकिन उसके संदेशों में एक और अधिसूचना दिखाई दे रही थी। होम अपग्रेड बनाया गया, हीलिंग वेदी। बोनस लागू, शांतिवाद। शांतिवाद घर के भीतर शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों को पवित्र क्षति पहुंचाता है और उनके दिमाग को शांत करता है। इससे डेविस को सबसे खराब ग्राहकों से निपटने में मदद मिलनी चाहिए। काल को नहीं लगता था कि हमलावर गिल्ड के अलावा किसी और ने अब तक स्टाफ के साथ शारीरिक रूप से मारपीट करने की हिम्मत की है, लेकिन नए प्रभाव से भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सकता है, या कम से कम उन्हें कम किया जा सकता है। काल ने यह भी देखा कि अब वह फिर से 50 से ज़्यादा स्किल पॉइंट पर वापस आ गया है। गिल्ड हाउस की सफल रक्षा के लिए धन्यवाद। वह 68 पॉइंट पर था और अपने स्किल ट्री में से एक नया स्किल चुनने में सक्षम होगा। स्पष्ट विकल्प पैक फर्स्ट था, जो एवोल्यूशन पर उपयोग और लक्ष्यीकरण प्रतिबंधों को हटा देगा। हर बार जब इसे बंधुआ जानवर पर इस्तेमाल किया जाता है तो सामग्री की लागत बढ़ जाती है। वह ये भी देखना चाहता था कि उसके पीछे कौन से कौशल छिपे हो सकते हैं। दूसरा स्तर सीधे तौर पर उसके पहले चुने गए कौशल से संबंधित था। तो एक बार जब वह एवोल्यूशन में सुधार करता है तो कौन से कौशल खुद को प्रकट करेंगे? ये निश्चित रूप से कोई कमज़ोर चीज़ नहीं होगी, भले ही यह सबसे ज़रूरी कौशल न हो। अध्याय 799 पैक फर्स्ट। काल ने अपने कौशल बिंदुओं का उपयोग करने पर विचार किया और जल्दी ही प्रलोभन में आ गया। कौशल सीखा, पैक फर्स्ट एवोल्यूशन पर उपयोग और लक्ष्यीकरण सीमाओं को हटाता है, लेकिन हर बार जब इसे बंधुआ जानवर पर उपयोग किया जाता है तो सामग्री की लागत में वृद्धि होती है। शेष अंक 18। नए कौशल उपलब्ध हैं। 100 अंक बेनेवोलेंट एल्डर पैकमास्टर द्वारा विकसित किए गए अनबॉन्डेड जानवरों को लक्ष्य के प्रारंभिक वर्ग चयन से पहले पात्र लक्ष्यों के साथ अनुबंध बनाने की क्षमता प्राप्त होती है। 20 अंक असीमित निष्क्रिय कौशल। पैकमास्टर द्वारा विकसित जानवरों के विकास में मील के पत्थर को पार करने की संभावना बढ़ जाती है। काल ने विकल्पों को चौंक कर देखा। दूसरा विकल्प उसके एवोल्यूशन से अपेक्षित के अनुरूप था। विकसित जानवरों का आसानी से बढ़ना ठीक वैसा ही कौशल था जिसकी आप अपेक्षा करेंगे, लेकिन वह बेनेवोलेंट एल्डर कौशल, ये बहुत ही अजीब था। ये किसी और के लिए सीधे एक उन्नत वर्ग का चयन करने की शक्ति प्राप्त करने जैसा था। इतना ही नहीं, बल्कि वे एक विकसित जानवर के साथ एक अनुबंध बना रहे थे जिसमें अपार क्षमता है। बाकी सभी ने काल के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी और उसके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा था उसे समाप्त करने और उन्हें समझाने का इंतजार किया। उसे वास्तविकता में वापस आने और यह महसूस करने में कुछ मिनट लगे कि वह ध्यान का केंद्र बन गया था। इसके लिए खेद है। मैंने उन्नति के बाद एक नया कौशल चुना, लेकिन इसने 2 नए कौशलों के लिए रास्ता खोल दिया और उनमें से एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा मैंने उम्मीद की थी, उन्होंने समझाया, लेकिन लोट्स और डाना इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। मैंने जो कौशल अनलॉक किया है वह मुझे अपने जानवरों को विकसित होने और मजबूत होने में मदद करता है। हालांकि जिस कौशल को इसने अनलॉक किया है वह उन जानवरों को लक्षित करता है जिन्हें मैंने विकसित किया है, लेकिन उनसे जुड़ा नहीं हूँ। यह उन्हें एक साथी चुनने की अनुमति देता है, जैसे कि सिस्टम क्वेस्ट टोकन जिसने 20 रेंजर्स बनाने में मदद की। काल ने विस्तार से बताया। लोट्स ने हंसते हुए कहा, तो यह आपको जादुई जानवरों को विकसित करने देता है, फिर उन्हें एक पालतू साथी चुनने देता है। यह मज़ेदार लगता है। काल देख सकता था कि उसके पास इस क्षमता के लिए पहले से ही बड़ी योजनाएं थीं, केवल वे जो अभी तक अपनी कक्षा सक्रिय नहीं करते हैं। क्षमा करें, लोट्स। प्रकृति पादरी का हौसला कम होता हुआ लग रहा था। पहले यह एक शर्मीली तितली है, अब एक ऐसा कौशल जो मुझे अपना खुद का प्यारा दोस्त चुनने नहीं देगा। आज आपके कौशल बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हैं। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे ग्रीन ड्रैगन पादरी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया, या उन्होंने सोचा होगा कि आप अपने नए दोस्त पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और भूल जाएंगे कि आपको पुजारी जैसी चीज़ें करनी चाहिए थीं। टेसा हंसी। वह दूसरा भाग, निश्चित रूप से दूसरा भाग, ग्रीन ड्रैगन क्लिरिक्स के लिए जीवन निराशाओं से भरा है, क्योंकि वे वास्तव में जानवरों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं, और यदि अधिक जानवर उनके पास आते रहे तो वे अपने कमरे से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। लोट्स ने लालसा में आह भरी। यह एक आदर्श जीवन की तरह लग रहा था। तकियों से भरे कमरे में बस बैठे रहना, हर दिन नए दोस्तों का आना। अगर उसके पास ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई उसका बंधुआ साथी होता तो यह और भी बेहतर होता, क्योंकि वे हर दिन अलग अलग दृश्य बनाने के लिए उस ठोस भ्रम कौशल का उपयोग कर सकते थे। क्यों न हम बाकी दिन बंद रहें और आराम करें।
जब तक पराजित गिल्ड के नाराज परिवार शहर में हैं, तब तक भाग्य को लुभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काल ने सुझाव दिया। लोट्स ने उसे देखकर मुस्कुराया। ज़रूर, हम अलमारियों के लिए कुछ मज़ेदार नई चीज़ें भी बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं क्योंकि हम जल्दी बंद हो गए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम मैना स्टोरेज के साथ कुछ और बनाते हैं तो जादूगर हमें पसंद करेंगे। या हम योद्धाओं के लिए हथियार बना सकते हैं। छत ठीक हो जाने के बाद हॉक कार्यशाला में एक बढ़िया फौज बना सकता है। डेविस ने सिर हिलाया। जब जादूगर कार्यशाला की मरम्मत करने आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। कमरे के कोने में एक बुनियादी फौज बनवाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर हॉक इसे अपग्रेड करेगा। यह उन्हें कालकोठरी से बेकार वस्तुओं से छुटकारा पाने के लिए एक जगह भी देगा, जो ज़्यादातर कमांडर और रॉयल रैंक की थी, लेकिन उनमें बहुत कम जन्मजात जादू था। हालांकि अन्य वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री अभी भी अच्छी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इसका मतलब था कि अगर कोई अभी भी उनके लिए काम करने के लिए तैयार था तो उसे एक और कर्मचारी को काम पर रखना होगा। उनकी टीम में कोई लोहार नहीं था। ये भी काफ़ी शक्तिशाली होना चाहिए था। हथियार का आधार स्टॉक इसे बनाने वाले कारीगर के रैंक पर निर्भर करता था। डेविस ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। मां निश्चित रूप से मुझे दिन में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा समय तक अपने साथ पाकर खुश होंगी। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। परिवार महत्वपूर्ण है, और अगर आपको कोई रॉयल या मोनाक रैंक वाला लोहार पता है जिसे काम की ज़रूरत है तो उसे कल हमारे पास भेज दें। हम उनके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और उन्हें मुनाफे में अच्छी हिस्सेदारी देंगे। गिरे हुए देवदूत ने थोड़ा सा झुकाया, एक ऐसी हरकत जिसने हमेशा उसके पंख फैला दिए, और फिर सिटी गार्ड की चौकस निगाहों के नीचे सड़कों पर निकल गया। उन्होंने एक दिन के लिए काफ़ी मुसीबतें देखी थीं, वे और नहीं चाहते थे। साथ ही कौन जानता था कि जादुई वस्तुओं की दुकान का कोई कर्मचारी किस तरह के खतरनाक हथियार लेकर चल रहा होगा। तितली आराम के दिन के विचार के लिए पूरी तरह से तैयार लग रही थी। काल को तब एहसास हुआ जब सभी लोग जल्दी खाना खाने के लिए बैठ गए ताकि रसोई के कर्मचारी सफाई कर सकें और दिन खत्म कर सकें। यह उत्साहपूर्वक उसे एक पुस्तक के दृश्यों की छवियां दिखा रहा था जिसे रेमी पढ़ रहा था, जिसे मंच पर अभिनेताओं द्वारा निभाया गया था। पुस्तक सार्वजनिक उपभोग के लिए बेहद अनुपयुक्त थी, लेकिन संग्रह में कई उचित नाटक और कहानी की किताबें होनी चाहिए थीं जो रेमी के प्रिय रोमांस उपन्यासों की जगह ले सकती थीं। हालांकि राक्षसों से भरे शहर में वास्तव में इस तरह के निंदनीय प्रदर्शनों के लिए एक बाजार हो सकता है। यदि वे भविष्य में यात्रा कर रहे थे तो छोटी तितली उनके लिए एक बहुत ही विश्वसनीय मिनिस्ट्रेल शो कर सकती थी, लोक कथाएं सुना सकती थी और हाल की घटनाओं को एक काल्पनिक तरीके से फिर से बताने के लिए एक कवि की भूमिका निभा सकती थी। काल तितली को ये सोचते हुए महसूस कर सकता था। फिर उसके स्थान में दृश्य बदल गया और रोमांस की जगह दक्षिण डॉक पर लड़ाई का एक शानदार प्रस्तुतिकरण हुआ जहां वह समुद्र तट पर बह गई थी। हाँ, ये पूरी तरह से काम करेगा, काल सहमत हुए। यथार्थवाद का स्तर अविश्वसनीय था। अध्याय 800 नाट्य प्रदर्शन। तो तितली की सहायता से एक नया शाम का शौक पैदा हुआ। भ्रमकारी शहर के थिएटर में लाइब्रेरी टॉवर की खिड़की के ठीक नीचे हर कोई एक लाइव एक्शन नाटक देखने के लिए इकट्ठा हुआ जो भ्रमकारी स्थान में लाई गई कई पुस्तकों में से एक पर आधारित था। तितली रेमी की तरह ही पढ़ने की शौकीन निकली, लेकिन उसे एक अलग फायदा था। उसे पता था कि उसके भ्रम में क्या हुआ था, इसलिए जब उसने किसी व्यक्ति का भ्रमकारी क्लोन बनाया तो वह उस भ्रम को शाम के शो की तैयारी के लिए विभिन्न पुस्तकें पढ़वा सकता था, या यहाँ तक कि तितली को सामान्य रूप से दुनिया के बारे में थोड़ा और सिखा सकता था। शो के मुख्य अभिनेता ने भीड़ की ओर देखा और झुककर प्रणाम किया। आज रात की प्रस्तुति के लिए हमारे पास एक क्लासिक गाथा है, हंस और ग्रेटा। उस आदमी की गहरी आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज उठी और काल को अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। उसने उस किताब को पहले देखा था जब कर्मचारी उसे ला रहे थे, और यह निश्चित रूप से बच्चों की कहानी की किताब थी जिसमें चित्र भी थे। शायद यही वजह थी कि तितली ने उसे पहले चुना, क्योंकि उसे अंदाजा था कि कलाकारों को कैसा दिखना चाहिए। ऑडिटोरियम की पृष्ठभूमि एक अंधेरे और धुंधले जंगल में बदल गई, जहां दो छोटे राक्षस बच्चों को उनके माता पिता एक रास्ते पर ले जा रहे थे। दंपति ने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया और फिर स्विंगर्स पार्टी के लिए घर चले गए, और काल को संदेह होने लगा कि तितली का दिमाग उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त पढ़ने की सामग्री से भ्रष्ट हो गया है। लेकिन रेमी असहमत थी। वह पहले ही इसे पढ़ चुकी थी, और बच्चों की कहानियों का राक्षसी संस्करण मानव बच्चों की कहानियों से बहुत अलग था। बच्चों को उनके माता पिता के खिलाफ द्वेष रखने वाली एक दयालु चुड़ैल ने खोजा, जिसने उन्हें हत्यारे बनने और उन्हें छोड़ने वाले जोड़े से बदला लेने के लिए प्रशिक्षित किया। माता पिता जिनकी शो के अंत में बेरहमी से हत्या कर दी गई। नैतिकता ये प्रतीत होती थी कि अपने बच्चों का अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें, अन्यथा कोई और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए बड़ा करेगा।
कमरे में मौजूद सभी राक्षस खुशी से झूम रहे थे क्योंकि ग्रेटा द्वारा अपने माता पिता की लाशों को जादुई मैग्मा के एक कुंड में फेंकने का अंतिम दृश्य समाप्त हो गया था और अभिनेता धन्यवाद देने के लिए बाहर आए थे। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। मैंने पहले कभी इतना अच्छा शो नहीं देखा। ये जगह ऐसा कैसे करती है? रसोइयों में से एक ने पूछा और काल को एहसास हुआ कि वह उनमें से किसी का भी नाम नहीं जानता। वे थे 1, 2 और 3। ये सही नहीं हो सकता। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके नाम के बारे में पूछूं? काल ने उत्सुकता से उत्तर दिया। हेड शेफ, जिसका नाम सुविधाजनक रूप से वन रखा गया था, ने आह भरी और कंधे उचका दिए। हमें हमारे माता पिता ने कर्ज चुकाने के लिए बचपन में एबालोन कैसीनो के मालिक को बेच दिया था। मालिक ने हमारा नाम बदल दिया और जब सिस्टम ने हमें कक्षाएं दी तो वे हमारे नाम पर ही रहे। इस एंडेड में हमने शहर से कर्ज माफ करने के लिए याचिका दायर की और शहर के गवर्नर ने सहमति व्यक्त की कि हमने काफ़ी समय तक भुगतान किया है, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे, चाहे हम एक दूसरे को उपनाम देने की कितनी भी कोशिश करें। 2 के नाम से जानी जाने वाली दानव ने अपने घुंघराले सींगों के बीच सफ़ेद बालों को चिकना किया। हालांकि कभी कभी यह सुविधाजनक होता है। लोगों को लगता है कि यह एक बेस कौशल है और कोई भी संभावित हत्यारे को नाराज नहीं करना चाहता। काल मुस्कुराया क्योंकि उसे याद आया कि जब उसका सिस्टम केवल आंशिक रूप से सक्रिय था, जब उसने डिस्प्ले को अक्षम किया तो ये दूसरों के लिए उसके नाम की दृश्यता को भी बंद कर देता था। इससे बहुत संदेह हुआ कि वह एक घुसपैठ प्रकार का वर्ग था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके बजाय क्या बुलाऊं? उसने पूछा। AB, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। आप सभी? उन्होंने सिर हिलाया। सभी ने निर्धारित किया कि वे एक ही नाम चाहते थे। काल को संदेह था कि वे सिस्टम को अपना टैग बदलने के लिए नहीं कह सकते थे क्योंकि वे अद्वितीय नामों पर सहमत नहीं हो सकते थे, लेकिन ये भी संभव था कि आप इसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकते थे। मिक के नाम टैग पर अभी भी मिशेल लिखा था, भले ही पिशाच ने कभी उसका पूरा नाम इस्तेमाल नहीं किया। हंस और ग्रेटा के समाप्त होने के कुछ मिनट बाद अभिनेताओं का एक नया समूह मंच पर दिखाई दिया। कृपया लेग रेजिमेंट द्वारा अर्ड रिवर क्रॉसिंग की रक्षा के हमारे गायन के लिए हमारे साथ जुड़े द्रोदलारेडियन युद्ध। एक कुलीन दरबारी की पोशाक पहने हुए व्यक्ति ने घोषणा की। ऐसा लग रहा था कि ये दिलचस्प हो सकता है, काल ने फैसला किया। ये स्थानीय इतिहास था, ड्रोद और उनके दक्षिण के पड़ोसी के बीच युद्ध, और लेग रेजिमेंट शहर के भीतर अच्छी तरह से जानी जाती थी। वे नदी के ऊपर कुछ 100 किलोमीटर तक तैनात थे और अक्सर फसलों के साथ नदी के नावों को गोदी तक ले जाते थे। यह एक सैन्य डॉक्यूड्रामा था और ग्लासविंग इल्यूजनरी बटरफ्लाई द्वारा बनाए जा सकने वाले विशेष प्रभाव काल ने घर पर टेलीविजन पर जो कुछ भी देखा था उससे बेहतर थे। आप युद्ध के दौरान जादू के विस्फोटों की गड़गड़ाहट भी महसूस कर सकते थे, जो 2 रेजिमेंटल चैंपियंस, दोनों मिथिक रैंक राक्षसों के बीच नाटकीय द्वंद्व के साथ समाप्त हुआ। लड़ाई के दौरान लगभग 10,000 एकड़ जंगल और फसल भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई, जो लेग रेजिमेंट कमांडर की जीत के साथ समाप्त हुई, लेकिन उनकी रेजिमेंट लगभग नष्ट हो गई। घेराबंदी में उनके 50,000 लोगों में से 1,000 से भी कम लोग बच पाए। दूसरे शो के दौरान डाना काल की बाहों में सो गई और जब उन्हें एहसास हुआ कि शो खत्म हो गया है तो ज़्यादातर लोग बिस्तर पर जाने के लिए उठ खड़े हुए। शो के लिए धन्यवाद छोटी तितली, आपने अविश्वसनीय काम किया। काल ने टीम के नए सदस्य को बधाई दी। अभिनेताओं में से एक फिर से मंच पर आया और जवाब में काल को प्रणाम किया, फिर से गायब हो गया। शायद तितली को संवाद करने का यही तरीका पसंद था, सीधे या मौखिक मानसिक संपर्क के जरिए नहीं, बल्कि उनके भ्रमों के जरिए। शायद दूसरों की तुलना में उससे संवाद करना ज़्यादा आसान हो। कम से कम आपको पता था कि तितली कब ध्यान दे रही थी। कैरा सीधे आपकी ओर देख सकती थी और फिर भी सुन नहीं रही थी। इससे शून्य बेजा हंस पड़ा। यह मेरी गलती नहीं है कि जीवन उबाऊ है, लेकिन ये जगह मज़ेदार है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ झपकी लूँगा।